नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जिला अस्पताल में बिजली जाने से लोग परेशान हैं। बिजली जाने के बाद 15 मिनट तक नहीं चला जनरेटर। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। डॉक्टर ने मोबाइल के टॉर्च से मरीजों का इलाज किया है। बड़ी खबर इस वक्त की बिजली संकट अस्पताल में देखने को मिला है, जहां डॉक्टर ने बिजली न होने के कारण मोबाइल के टॉर्च से मरीजों का इलाज किया है। मरीजों को देखते हुए डॉक्टर नजर आए अस्पताल में बेड पर। मरीजों को चादर भी नहीं मिल रही है। अस्पताल व्यवस्था की खस्ता हालत यहां पर जिला अस्पताल में। बिजली जाने से लोग परेशान। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में ये बड़ी समस्या यहां पर देखने को मिल रही है, जहां पर बिजली की परेशानी लोगों और डॉक्टर्स को साफ नजर आ रही है। बता दें, मोबाइल के टॉर्च का सहारा लेकर डॉक्टर मरीजों को देखते नजर आए। मरीजों का चेकअप टॉर्च की रोशनी में किया जा रहा है। तो वहीं मरीजों का कहना है कि अस्पताल में बेड पर चादर भी नहीं है। जिला अस्पताल में खस्ता हालातों की ताजा तस्वीर ये आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बिजली जाने के बाद 15 मिनट तक जनरेटर नहीं चल पाया और टॉर्च की रोशनी में मरीजों का चेकअप करने पर मजबूर डॉक्टर। और इसी बीच भारत में कोरोना संकट कायम है। तीसरी लहर के जल्द ही दस्तक देने का खतरा भी बना हुआ है। आज रविवार को सुबह ही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार मंत्रालय ने पिछले 24 घंटे में 42,766 नए कोरोना केसेस की पुष्टि की है। इसके साथ ही एक दिन पहले 42,618 मामले सामने आए थे। तो वहीं पिछले 24 घंटों में 308 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई है। इस बीच 38,091 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 4,367 एक्टिव केस बढ़ चुके हैं। इसी बीच देश में सबसे ज्यादा कोरोना मामले रोजाना केरल में दर्ज किए जा रहे हैं। केरल में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 29,682 नए मामले सामने आए, जबकि पिछले एक दिन में महामारी से 142 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक केरल में संक्रमण के 81,37 नए मामले सामने आ चुके हैं। और इसके साथ साथ आपको बताते चले, मृतकों की संख्या 21,422 पर पहुंच गई है। और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में वायरल बुखार और डेंगू के प्रकोप से शनिवार को 11 साल के एक और बच्ची की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या अब 51 पहुंच गई है। जिले में डेंगू के प्रकोप के मद्देनजर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हालात पर काबू करने में जुटा हुआ है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार के दल भी क्षेत्रों में लगातार दौरा कर स्थिति को नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। जिले में शुक्रवार तक वायरल बुखार और डेंगू से 50 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव आलोक कुमार शनिवार को फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज भी पहुंचे, जहां उन्होंने वार्डों में जाकर मरीजों का हाल जाना। इसके बाद वो सैलई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गए और इसके साथ साथ प्रभावित क्षेत्र अब्बास नगर के असलम नामक एक शख्स के घर पहुंचे, जहां पर बुखार से पीड़ित उनकी 8 साल की बेटी हाशमी और 11 साल की जो बेटी है जीनत, वो मौके पर ही एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया, जहां पर मेडिकल कॉलेज के कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आलोक कुमार शर्मा ने देर शाम को बातचीत में बताया कि आज मेडिकल कॉलेज में कई वार्डों में 179 लोग जो है मरीज भर्ती किए गए, जबकि 54 मरीजों की हालत में सुधार होने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। और इसी बीच केरल के कोझिकोड जिले में इस साल 3 सितंबर को निपा वायरस का एक मामला सामने आया है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने आज बताया कि निपा वायरस से संक्रमित पीड़ित 12 साल के एक बच्चा एक अस्पताल में उसके इलाज के दौरान मौत हो गई है। पीड़ित लड़के के शरीर से नमूने लिए गए, जिन्हें पुणे राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान भेजा गया और जहां उनमें निपा वायरस की मौजूदगी की पुष्टि की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि दुर्भाग्य से लड़के की सुबह 5 बजे मौत हो गई। बच्चे की हालत कल रात से ही बेहद नाजुक बनी हुई थी और कल रात को ही कई दल बनाए गए और उन्होंने बच्चे के संपर्क में आए लोगों की खोजबीन भी शुरू कर दी है। बच्चों के संपर्क में आए लोगों को पृथक करने के लिए ये कदम उठाए गए और केरल कोरोना महामारी से भी जूझ रहा है। साथ ही आपको बताते चले
कि इस बीच केरल में 24 घंटों में 1,69,237 नमूनों की जांच के बाद शनिवार को केरल में करीब 29,682 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और जांच में पॉजिटिविटी रेट 17.54% दर्ज किया गया है। राज्य में कुल एक्टिव केस की बात करें तो केरल में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 2,50,065 बनी हुई है। राज्य में इस दौरान 142 लोगों की कोविड के कारण मौत भी हो चुकी है और मृत्यु दर बढ़कर 21,422 पहुंच गई है। वहीं अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार ने ऐलान किया है कि पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद के काबुल पहुंचने को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी बीच अफगानिस्तान की पूर्व सांसद मरियम सुलाइमनखल ने बताया है कि आईएसआई चीफ काबुल इसलिए पहुंचे हैं ताकि आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के नेता को तालिबानी सरकार का प्रमुख बनवा सके और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को प्रमुख बनने से रोका जा सके। मरियम ने आगे ये भी कहा कि तालिबानी गुटों और मुल्ला बरादर के बीच कई मुद्दों पर असहमति बनी हुई है और बरादर अपने लोगों को पंजशीर में चलाई जा रही जंग से दूर कर लिया गया है। इसी बीच आपको बता दें कि मरियम ने बयान दिया है कि इससे पहले तक ये अटकलें लगाई जा रही थी कि मुल्ला बरादर ही तालिबान सरकार के प्रमुख बनेंगे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में 11वीं क्लास की एक छात्रा का शव गांव के पास के जंगल में पेड़ पे लटका हुआ बरामद किया गया है, जिसके बाद से गुस्साए परिजनों ने हत्यारे को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए शव को 15 घंटे तक पेड़ से उतरने नहीं दिया और स्टेट हाईवे जाम कर दिया है। ऐसे में छात्रा शाम को घर वापस नहीं लौटी और इसके बाद परिजनों ने जब छात्रा की तलाश शुरू की, लेकिन गांव से बाहर जंगल में दुपट्टे से उसका शव बरामद किया गया। आशंका जताई जा रही है कि हत्या करने के बाद छात्रा को पेड़ से लटका दिया गया और मृतक छात्रा ग्राम प्रधान की बेटी बताई जा रही है। मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंच गई है और ऐसे में पीएससी बल को भी तैनात कर दिया गया है। करीब 15 घंटे बाद मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी ने छात्रा के शव को पेड़ से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही परिजनों को जल्द ही छात्रा के हत्यारों को गिरफ्तार करने का आश्वासन भी दिया गया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस अब कानूनी कार्रवाई में जुट चुकी है। अब आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण जिले के हेडक्वार्टर मोतिहारी में एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। महज एक ही हफ्ते के अंदर इस परिवार के 5 लोगों की मौत के बाद अब इलाके में सनसनी का माहौल है। बता दें कि मृतकों में शामिल भाई बहन की मौत शुक्रवार की रात को एक साथ ही हो गई थी, जिसके बाद शनिवार की सुबह ग्रामीण ने दोनों के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। घटना जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिरसा कॉलोनी गांव की बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार राकेश प्रसाद कुशवाहा के घर संदेशपाद स्थिति में बारी बारी से 5 लोगों की मौत हो गई। इसी वजह से परिवार का एक भी बच्चा जीवित नहीं बचा है। ऐसे में घटना से नाराज लोगों ने शनिवार को प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन की सूचना पाकर स्थानीय थाना पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। इसी बीच आपको बता दें कि स्वास्थ्य पदाधिकारी श्रवण पासवान ने मृतकों के पूरे घर का जायजा लेने के बाद प्रशासन को उसे सील करने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही ये भी बताया गया कि यह पूरी घटना काफी संदेहजनक है, क्योंकि एक ही परिवार में लगातार 5 लोगों की मौत हो गई, लेकिन अभी तक वजह साफ नहीं हो पाई है। ऐसी स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये पूरा मामला क्या है वो साफ हो पाएगा। आखिर किस वजह से इन सबकी मौत हुई और इसके बाद उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि आरएसएस और तालिबान की तुलना करने को लेकर अब गीतकार और फिल्म लेखक जावेद अख्तर पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी नेता राम कदम ने बयान के लिए अख्तर से माफी की मांग की है और कहा है कि जब तक वो माफी नहीं मांग लेते तब तक देश में उनकी फिल्मों को चलने नहीं दिया जाएगा। दरअसल हाल ही में एक न्यूज पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू में जावेद अख्तर ने कहा था कि तालिबान बर्बर है, उसकी हरकतें निंदनीय हैं, लेकिन आरएसएस, विहिप और बजरंग दल का समर्थन करने वाले सभी एक जैसे हैं।
जावेद अख्तर का ये बयान बीजेपी नेता को पसंद नहीं आया, जिस पर उन्होंने कहा कि अगर आरएसएस तालिबान की तरह होता तो जावेद अख्तर को इस तरह के बयान देने की अनुमति नहीं होती। महाराष्ट्र बीजेपी के विधायक और प्रवक्ता राम कदम ने जावेद अख्तर पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा कि आरएसएस से जुड़े राजनेता सरकार में मामलों के शीर्ष पर हैं। ये नेता राजधर्म का पालन करते हुए देश चला रहे हैं। अगर वो तालिबान की तरह होते तो क्या अख्तर को ऐसा बयान देने की अनुमति दी जाती? ये एक सदृश साबित करता है कि उनके बयान गलत हैं, लेकिन इस तरह की टिप्पणी करके उन्होंने देश में गरीब लोगों के लिए काम करने वाले आरएसएस कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। अगर वो उनसे माफी नहीं मांगते तो हम उनकी किसी भी फिल्म को देश में चलने नहीं देंगे। और आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को गांधी मैदान में कारगिल चौक पर आयोजित कार्यक्रम में 422 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बहुप्रक्षित गांधी मैदान से साइंस कॉलेज भाया पीएमसीएच डबल डेकर फ्लाईओवर का रिमोट के माध्यम से शिलान्यास किया और भूमि पूजन का कार्यारंभ भी किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम लोगों को खुदा बख्श लाइब्रेरी से काफी लगाव है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो जब केंद्र मंत्री थे तो बख्तियारपुर कोरलेन से सड़क का निर्माण कराया गया था और ऐसे में केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार में कई सड़कों पुल पुलियाओं का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य सरकार भी अपनी तरफ से और सड़कों और पुल पुलियाओं का निर्माण करने में लगी है। ऐसे में नीतीश सरकार ने कहा है कि हम लोगों का यही लक्ष्य है कि राज्य के किसी कोने से भी पटना आने में 5 घंटे से ज्यादा समय न लगे। कोरोना से पूरी तरह से दुनिया का नुकसान हुआ है, इससे हमारा देश और बिहार भी काफी प्रभावित हुआ है। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है और इससे सभी को सचेत रहने की जरूरत है। मास्क पहनना सभी के लिए जरूरी है और एक दूसरे से दूरी बनाए रखना, हाथ की सफाई करते बिना वजह घर से बाहर ना निकलना, ये तमाम जो नियम है इनका भी पालन करना जो है अनिवार्य है।